जय हिंद साथियों। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो नक्सलवाद के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नक्सलवाद क्या है, ये कैसे पनपा और आज जिस रूप में नक्सलवाद का जो स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। सन 2006 में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आतंकवाद, हमारे देश में जो समस्या है आतंकवाद की, उससे भी बड़ी समस्या है नक्सलवाद की। यानी कि नक्सलवाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए होता क्या है विश्व में, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे जर्मनी है और ये आपका है रूस और यहाँ पे आता है आपका चीन, ये चाइना है। तो यहाँ पे जो जर्मनी में जो कार्ल मार्क्स थे, जर्मनी में कार्ल मार्क्स, ये नाम ध्यान रखना, जर्मनी में जो कार्ल मार्क्स सत्ता परिवर्तन का काम करते हैं, वो मजदूरों को एकत्रित करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो और सत्ता पर काबिज हो। वो ये जब कहते हैं तो यहाँ पे वो पॉप से युद्ध कर रहे होते हैं और पॉप की सत्ता को हटा करके वह मजदूरों की सत्ता को स्थापित करने का काम करते हैं। ये उनकी सोच थी। रूस में होते हैं लेनिन वही काम करते हैं, वो भी सत्ता संघर्ष से मतलब संघर्ष करते हैं और सत्ता पर काबिज यूएसएसआर में होने का काम करते हैं। और यहाँ चीन में भी वही होता है। चीन में होते हैं माओ से तुंग। तो माओ से तुंग चाइना में वही आक्रमण करते हैं, मतलब एक तरह से हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं और यहाँ पे भी सत्ता में काबिज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे भारत में हम समझने का प्रयास करेंगे भारत में क्या होता है। भारत में एक नक्सलबाड़ी गांव है, नक्सलबाड़ी, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला इलाका है। तो पश्चिम बंगाल जो नक्सलबाड़ी इलाका है, वहाँ पर उदय होता है हमारे नक्सल का। जो आज की जो समस्या, जो बड़ी समस्या बन गई है, वहाँ नक्सलबाड़ी से स्टार्ट होती है, एक छोटे से गांव से। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। यहाँ पर जो इसके लीडर होते हैं वो होते हैं चारू मजुमदार और कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी। ये कानू सान्याल और चारू मजुमदार ये इनका नेतृत्व करते हैं और हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। ये जो प्रभावित होते हैं वो चीन के माओ से तुंग से प्रभावित होते हैं। ये दोनों लीडर जो है चीन के माओ से तुंग से प्रभावित होते हैं। और ये माओ से तुंग की जो नीतियां हैं वो क्या कहती हैं, वो ये कहते हैं कि जो सत्ता है वो बंदूक की गोली से निकलती है। जो सत्ता है वो बंदूक की गोली से निकलती है। एक दूसरा स्टेटमेंट और देते हैं वो कि राजनीति रक्त रहित युद्ध है। राजनीति रक्त रहित युद्ध है और जो युद्ध है वो रक्त युक्त राजनीति है। समझ रहे हैं? राजनीति रक्त रहित युद्ध है और युद्ध जो होता है वो रक्त युक्त राजनीति है। समझ में आया? तो ये इनका स्टेटमेंट है और ये कहते हैं कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। तो वहीं ये जो चारू मजुमदार और कानू सान्याल जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये नक्सलवाड़ी गांव में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी हिंसा करते हैं और वो हिंसा फैल करके फिर उड़ीसा, आपके छत्तीसगढ़ और इधर पूरी तरह फैलती जाती है और यहाँ पर पूरी तरह नक्सलवाड़ी शुरू हो जाता है। यहाँ से शुरू होते, ये बात है 1967 की। 1967 में ये पहला चरण इसका स्टार्ट होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के आसपास के जिलों में ये फैल जाता है। इसका जो दूसरा चरण हमको सामने आता है, ये चरण कोई एकेडमिक बेस पर नहीं बांटे गए हैं, ये हमारे व्यक्तिगत अपनी ओर से बांट लिए गए हैं। ये एकेडमिक तरीके से नहीं बांटे गए, इसको ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो चरण होता है वो 80 के दशक में स्टार्ट होता है वो, और इसका जो अब टारगेट होता है यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश है और इसी के जो अब तो तेलंगाना हो गया है। आंध्र प्रदेश का पहले ये आंध्र प्रदेश था, अब ये तेलंगाना हो गया है। तो तेलंगाना में 4 जिले हैं। एक है करीमनगर, दूसरा है आदिलाबाद,
और तीसरा है वारंगल और चौथा है आपका खम्मम। ठीक है, इन 4 जिलों में नक्सलवाद फैलता है। इसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं कोंडापल्ली सीतारमैया। कोंडापल्ली सीतारमैया वो एक अध्यापक थे, हाई स्कूल का क्लास लेते थे, और वो अध्यापक जब अपनी पढ़ाते थे तो वो जो छात्र वहाँ पे पढ़ते थे वो उनको अपनी सोच, जो नक्सलवादी सोच इन चारू मजूमदार की थी, वही नक्सलवादी सोच उनमें थी। तो वो अपने उन छात्रों को टारगेट करते हैं पूरी तरह से, और टारगेट करने के बाद वहाँ पे उन बच्चों को ये बताया जाता है कि देखिए इस तरह से सत्ता हमको प्राप्त करनी है। तो बच्चे इनसे प्रभावित होते हैं, और वहाँ पर पूरे इन 4 जिलों में, जो तेलंगाना के 4 जिले हैं, वारंगल हुआ, करीमनगर हुआ और आदिलाबाद और खम्मम, ये 4 जिलों में ये फैलाने का काम करते हैं ये तेलंगाना के अंदर। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्रवाई भी होती है। कई जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो उनको एकत्रित करते हैं और अपने इस नक्सलवादी जो आंदोलन इनका चल रहा था उसको फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद फिर जो चरण स्थापित होता है इधर 80 के दशक में, इधर ये बिहार में फैल जाता है। बिहार में होते हैं विनोद मिश्र। बिहार में कौन होते हैं? विनोद मिश्र। नाम याद रखना, हल्का सा याद करने में आसानी होती है, आंदोलन को समझने में आसानी होती है। यहाँ पर बिहार में क्या होता है, बिहार में विनोद मिश्र के नेतृत्व में ये सब काम होते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि विनोद मिश्र जो होते हैं वो इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं। उन्होंने जो डिग्री हासिल की थी वो इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करते हैं, और उसके बाद वो इस नक्सलवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं। इनकी जो नीतियां थी वो ये थी कि पहले संगठन को मजबूत करिए, और जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम जो है आराम से लड़ लेंगे सबसे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो चारू मजूमदार थे पश्चिम बंगाल में, उनकी ये सोच थी कि पहले क्लास एनिमी को ख़त्म कर दिया जाए। जितना क्लास एनिमी है, क्लास एनिमी जो है वो ये समझते थे, जो चारू मजूमदार थे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वो ये समझते थे कि जो सत्ता, जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, सत्ता केवल एक चुनिंदा लोगों को दे दी गई है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी एक बड़े घराने से आते थे तो सत्ता उनको सौंप दी गई, जबकि ऐसा नहीं था। हमारा देश पूरी तरह अच्छी तरह आज़ाद हुआ था। वो ये समझते हैं कि जो सत्ता मिलनी चाहिए वो सर्वहारा वर्ग को मिलनी चाहिए थी, और ये इन्होंने क्लास एनिमी जो वर्ग है उसको एक ऊपर वाले वर्ग को, जिनके पास पैसा है, उनको सौंप दी। एक राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, हमको सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है, जो आज़ादी है, वो नहीं मिल पाई है। ये इनका स्टेटमेंट होता है मानने वाला। यहाँ पर क्या करते हैं वो पहले क्लास एनिमी को ख़त्म करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीतारमैया है, कोंडापल्ली सीतारमैया, वो ये कहते हैं कि पहले अपने संगठन को मजबूत करिए। और वही काम करते हैं आपके बिहार में विनोद मिश्र, कि पहले वो पूरे संगठन को मजबूत करते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे रास्ते में आएगा क्लास एनिमी, उसको हम पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर इस बिहार में होता क्या है कि बिहार में भोजपुर गांव में एक जमींदार होते हैं राजकिशोर जी। राजकिशोर जी के खेतों में जो काम मजदूर कर रहे होते हैं, वो उनको लेकर कुछ वहाँ पे उनको बलात्कार के चार्जेस उन पर लगते हैं मजदूर में किसी महिला के साथ, और वो जो नक्सली हैं वह उनको कैप्चर कर लेते हैं। मजदूरों को जो कैप्चर करते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए ये आपका दुश्मन है, इसको ख़त्म कर दीजिए। तो वो आवेश में आ जाते हैं, और वो वहाँ पे एक विलेज कमेटी बना दी जाती है। जब वो विलेज कमेटी ये अपना ऑर्डर दे देती है कि इनको राजकिशोर जी को ख़त्म कर दो, तो राजकिशोर जी डर जाते हैं और वो प्रशासन के पास जाते हैं। प्रशासन उस दिन आता है, घूम करके चला जाता है, वहाँ पे चप्पे चप्पे पर नक्सली लगे होते हैं। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन पुलिस आती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पुलिस वालों को जिंदा जला देते हैं और राजकिशोर जी को मारने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से। तो उस एवज में फिर वहाँ पे बड़ी एक हिंसात्मक घटना हमको देखने को मिलती है भोजपुर में, और भोजपुर इलाके के जितने भी मजदूर थे वो उन सबको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं नक्सली, और उनसे फिर कहते हैं कि आप अपने अपने हथियार उठाइए और इन सबको ख़त्म कर दीजिए। तो क्या करते हैं, वो जमींदार वर्ग भी इकट्ठा होते हैं, अपनी पंचायतें करते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारे खेतों में काम करते हो, आप हमारे खेतों में काम करते हो, ये हमारा और आपका आपस का मसला है, इसमें नक्सली बीच में कहाँ से आ गए।
तो अपने बचाव के लिए वहां पर जो कुर्मी जाति के लोग थे वो अपनी सेना बनाते हैं, भूमि सेना। इसमें कई सेना बनती हैं और अपनी अपनी जाति के जो जमींदार लोग थे अपनी अपनी जाति की अपनी अपनी सेना रखते हैं। जैसे यादव रखते हैं, आपकी यादव हैं उसकी लोरिक सेना बनाते हैं, एक रणवीर सेना बनती है वहाँ पर, और एक राजपूत थे वो कुंवर सेना का निर्माण करते हैं। इस तरह से कई सारी सेना वहाँ पे काम कर रही होती है और अपने अपने मजदूरों से ही लड़ने का काम करती हैं, क्योंकि जो मजदूर थे उनके वो नक्सल प्रभावित होते हैं। वहाँ कौन किसको मार रहा है वो उसको मारते हैं, सेना भूमि सेना मजदूरों को नक्सलियों को मार रही है, और नक्सली जो है मजदूरों को साथ लेकर के उन सेनाओं के लोगों को मार रहे हैं, उन जमींदारों को मार रहे हैं। तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर एक हिंसा हमको देखने को मिलती है। कभी कभी ये जो कुंवर सेना थी वो बहुत पैमाने पर मारती है, भूमि सेना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हिंसात्मक कार्रवाई करती है। करीब करीब वहाँ पर ये समझ लीजिए कि 2000 लोगों के आसपास जो मृत्यु होती है, और ये पूरा आंदोलन जो है नक्सलवादी आंदोलन पूरे बिहार में उठ खड़ा होता है। इस तरह से पूरे यहाँ से लेकर के बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका ये हुआ, तो इधर आपका उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये पूरा का पूरा ये बेल्ट जो है ये बेल्ट पूरा का पूरा बन जाता है रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा जिसको बोलते हैं। ये आपका नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक चलता है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक। यानी कि यहाँ नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक ये इसको पूरा रेड गलियारा बोलते हैं, लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर। ये इतना बड़ा आंदोलन यहाँ से यहाँ तक फैल जाता है, और ये जो आंदोलन है ये 11 स्टेट में फैलता है, 11 राज्यों में ये फैल जाता है, जिसमें से 110 करीब जिले नक्सल प्रभावित होते हैं। इतना बड़ा नक्सल हमारे भारत में फैल जाता है। ये होता है जब कोंडापल्ली सीतारामैया ये सोच रहे होते हैं कि भाई अब क्या किया जाए हमको। अब सरकार भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं, वो भी इन पर कार्रवाई करने का प्रयास करती हैं, कार्रवाई करती भी हैं। तो सीतारामैया के मन में और विनोद मिश्र जो थे उनके मन में ये आता है कि भाई अब हमको छुपने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। और अच्छी जगह क्या होनी चाहिए? अच्छी जगह वो ढूंढते हैं कि अब हमको भारत का जो दिल है उस पर अटैक करना है, और भारत का जो दिल है वो है आपका दंडकारण्य, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और इधर आपका तेलंगाना, और ये यानी कि इसमें बहुत सारा जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, पूरे दंडकारण्य के क्षेत्र को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। इसमें होता क्या है कि जब वो उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ के वनों में पहुंचते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो मजदूर लोग होते हैं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ से बीड़ियां बनाई जाती हैं। बीड़ियां जो सिगरेट जैसे वो नहीं पीते, बीड़ी के पत्ते से जब बीड़ी बनाई जाती है, वहां पे वो बहुत बड़े पैमाने पे दंडकारण्य के उस जंगलों में वो काम हो रहा होता है। तो उन पत्तों के जो मतलब बीड़ी जो बन के तैयार होती है उसके मिलते हैं थे उस टाइम पे 3 पैसा प्रति बंडल के हिसाब से मिलता था उनको, जो पेमेंट मिलता था मजदूरों को। सरकार तो ये पेमेंट करती थी उनको, लेकिन जैसे ही नक्सली वहां पे पहुंचे तो वो उसको कह देते हैं कि मजदूरों आप जो है हमारे लिए बीड़ियां बनाओ, हम आपको इसके एवज में 3 पैसा नहीं, हम आपको देंगे 6 पैसा, यानी 3 पैसे की वृद्धि। जब वो 3 पैसे की वृद्धि करते हैं तो आदिवासी मजदूर ये सारे के सारे लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे आदमी भाई, और वो उनको सरकार तक का दर्जा देते हैं कि आज से हमारी सरकार यही चलाएंगे। और इस तरह वहां पर 1 लाख वर्ग किलोमीटर का 1 लाख वर्ग किलोमीटर बहुत होता है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया और उन नक्सलियों के हाथ लग जाता है। 3 पैसे की वृद्धि, इतना सस्ती जमीन, पूरे 1 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन केवल 3 पैसे की वृद्धि से यह नक्सलियों के हाथ में चली जाती है। अभी 2018 के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया होगा, आपने सुना भी होगा कि आदिवासियों को वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है इस जंगल से, है ना। तो वो उसी का नतीजा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये नक्सलियों ने जो कब्जा कर लिया था उस कब्जे को हटाने की बात चल रही है, वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सही है। तो यहाँ पर
अपने मूवमेंट को चलाने में उन्हें बहुत बड़ी आसानी होती है। और यहाँ पर पैरेलल सरकार वो लोग चला रहे होते हैं, पैरेलल सरकार चलाते हैं, अपने आदेश मनवाते हैं, अपने ही न्यायपालिका लगाते हैं, अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड देने का भी काम करते हैं, अपने ही बाजार बना लिए हैं, और बंदूक, हथियार, गोली, चाकू, गड़ासे वो सब अपने रखते हैं। और कोई भी सरकार, जैसे सरकार के सीआरपीएफ के जवान हो वो जाते हैं तो वहाँ उनको भी मारने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2-4 साल पहले की, कि छत्तीसगढ़ के जो सुकमा जिला है वहाँ पर एक ऑफिसर गए थे हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी, और 5 गाड़ियाँ थी उनके साथ में और जवान थे, उन सबको नक्सली हमला कर देते हैं और अधिकारी भी उसमें मारे जाते हैं। तो हमारी सरकारें फिर वहाँ ये सब देख रही होती हैं। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सरकारें भी अभियान चलाती हैं, कि जिसमें प्रहार जो अभियान चलाया था इसी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लेकर के, प्रहार जो आंदोलन, वो प्रहार अभियान चलाया था, उसमें उनका बुरी तरह इनको धोने का काम किया था। ऐसे ही ग्रीन हंट चलाया था 2009 में। 2004 में एक बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना ये होती है कि जो हमारा राजनीतिक दल, एक था CPI LM और एक था हमारा MCCI जो बिहार में चल रहा था, बिहार में, और CPI जो आपका इधर चल रहा था और पश्चिम बंगाल में चल रहा था। CPI LM जो आपका पश्चिम बंगाल में था, CPI LM आपका जो आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना लेते हैं, और MCCI जो बिहार के अंदर चल रहा था। अब ये 2004 में इन दोनों का विलय हो जाता है और ये बन जाता है CPI M, माओवादी। CPI LM का मतलब है लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट। जो लेनिनिस्ट या रूस में थे लेनिनिस्ट, वो उनसे वो वाली पार्टी, और ये मार्क्सिस्ट जो जर्मनी में थी वो वाली पार्टी। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, LM यानी कि मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, ठीक है। और ये जो CPI M था ये था माओवादी, मतलब माओ। CPI M जो है वो है माओ, ठीक है। तो माओ यहाँ पर जब इनका विलय हो जाता है यहाँ पर 2004 में, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत इनको मिल जाती है 2004 में, और ये अपनी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। और अपनी राजनीति इलेक्शन लड़ती है बाकायदा, सबको छोड़ छाड़ करके इलेक्शन लड़े जाते हैं कि अब हम जो इलेक्शन लड़ेंगे और सत्ता पर काबिज होंगे। तो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट तो करते ही हैं, राजनीतिक पार्टी पहले से भी काम करती हैं। ये सारी चीज़ें अभी तुमको समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है, और समझने का प्रयास करिए कि नक्सल हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। 11 स्टेट में फैली हुई है, 110 जिला इसके लगभग कब्जे में है। और अब ये आंदोलन जब से यहाँ पे 2004 में ये सत्ता में एक हुए हैं दोनों के दोनों गुट, तब से ये और पावरफुल हो गई है। और पूरे से पूरे 11 राज्यों का मतलब है कि हमारे जो 11 राज्य हैं, 11 राज्य इनके कब्जे में होना, मतलब कि इनकी सोच को, जो हमारे युवाओं पे जो सोच पड़ रही है उससे प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लगभग आधा भारत इनके कब्जे में है ये। और इनके जो तौर तरीके हैं ना, जो मर्डर करने के, वो ये नहीं कहते कि उसको गोली से मार दो, गोली से नहीं मारते, उसको गड़ासे से काटो, यहाँ से गड़ासे से काटो, और इसकी मुंडी को जो है खंबे में लटका करके उसके घर के दरवाजे पर रख दो, उसको रेत दो, उसको अच्छी तरह रेतो, उसको फावड़े से काटो, हथौड़े से उसकी खोपड़ी फोड़ दो, उसके छोटे छोटे पीस निकल के बाहर आ जाए। इतनी बीभत्स मर्डर करना है कि लोगों को लगे कि हाँ बहुत बड़ी दहशत उनके अंदर फैल जाए, ऐसा मानने का ये कहते हैं। तो गोली से मारना, गोली से तो मर जाएगा 1 मिनट में, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, गोली से नहीं, उसको गड़ासे से काटो, खून निकालो, उसका फैलाओ उसको खून को। और वो ये कहते हैं कि लाल सलाम का मतलब, वो चारू मजूमदार तो ये कहते हैं कि वो सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है, वो सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है जिसके हाथ खून से ना लगे हों। उस खून मतलब जब मर जाए तो उसके खून से उसमें बॉडी में हाथ डालो पूरा, और पूरा खून ऐसे आना चाहिए हाथ पर। कम्युनिस्ट सत्ता में भी आते हैं ये, और ये हमारे भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी भी है। CPI M एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ये सत्ता भी अपनी काबिज करती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो ज्योति बसु थे, जो CM रहे 1977 से 2000 तक,
वो यहाँ पर सत्ता भी काबिज करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कम्युनिस्ट सरकारें बनती हैं। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार बनती है, केरल सबसे पहली जो सरकार बनी केरल में बनी कम्युनिस्टों की सरकार। तो सरकारें ये दक्षिण भारत लगभग जो है ये कम्युनिस्टों के अंडर में रहा पूरे तरह से, और वहाँ पे अपनी अपनी सरकारें उन्होंने बनाई। अब कोंडापल्ली सीतारमैया के बाद 2004 के लगभग बाद जो है गणपति नाम के व्यक्ति जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब ये आंदोलन गांव से निकल करके, जंगलों से निकल करके अब ये शहरी नक्सली में तब्दील हो रहा है। अब शब्द आ गए हैं शहरी नक्सली। तो शहरी नक्सली क्या है कि वो सिटियों में जाते हैं और सिटियों में जाने के बाद उन शहर के लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, माइंड को उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। और वो जो दलित वर्ग है हमारा और जो गरीब वर्ग है उसको वो कहते हैं कि आप मजदूर हैं तो आपको जो है ऐसा करना है, आपको पैसे ज़्यादा नहीं है, हमारी जो सरकार है पूंजीपति हैं वो आपको लूट रहे हैं, ऐसा वो उनको बहकाने में कोशिश करते हैं। और उनसे कहते हैं कि देखिए सरकार जो है केवल 1% लोगों के लिए है, संविधान 1% लोगों के लिए है, और ये जो पूंजी है हमारे भारत की 90% पूंजी जो है केवल 1% लोगों के हाथ में है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगता भी है कि हाँ पूंजी जो है केवल 1% लोगों के हाथ में 90% पूंजी है भारत की। तो वो इस तरह शिक्षा का, बेरोजगारी का और एक सामाजिक न्याय का और आपका आर्थिक न्याय का ये नारा देते हुए ये बढ़ते हैं आगे, और इस तरह फैलते हुए ये आंदोलन चला जाता है। लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन इनका जो सच्चा मकसद है केवल सत्ता पाना है, हम किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हों। और जो क्लास एनिमी जो वर्ग है, जो अमीर लोगों का वर्ग है, उसको पूरी तरह ख़त्म करना। और इनकी जो सोच है वो कहीं हद तक हमें नहीं लगता कि ये सही है। रास्ता लोकतंत्र के तरीके से ही सही रहेगा, अहिंसात्मक तरीके से ही सही रहेगा। किसी की हत्या कर देना, उसको मार देना वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। एक ओवरव्यू और देने की कोशिश करता हूँ। जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने सत्ता परिवर्तन किया, यूएसएसआर में लेनिन ने, चीन में माओ से तुंग थे। माओ से तुंग से प्रभावित होकर आपके चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने एक यहाँ पर नक्सलवाड़ी गांव में एक विद्रोह की भावना भरी। इसके बाद ये आंदोलन फैला और पहुंच गया आंध्र प्रदेश के करीमनगर, आदिलाबाद, खम्मम और वारंगल में यह आंदोलन पहुंचा आंध्र प्रदेश में। और ये यहाँ थे कोंडापल्ली सीतारमैया, यहाँ पर ये अपना आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद यहाँ 1900 बिहार में विनोद मिश्र थे। विनोद मिश्र यहाँ 1984-80 के आसपास ये इसको यहाँ पर आंदोलन चलाते हैं भोजपुर जिले में, वो बड़े पैमाने पर फैल जाता है। उसके बाद ये जो कोंडापल्ली सीतारमैया है वो जंगल को ढूंढने के लिए इस पूरे दंडकारण्य पर कब्जा कर लेते हैं। ये बीच का जो हृदय है हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार वाला, ये इस इलाके पर पूरी तरह कैप्चर हो जाते हैं जंगलों में। और वहाँ पे बीड़ी 3 पैसे की बात होती है, 3 पैसे में ये हो जाता है। और ये एक पूरा गलियारा बना देते हैं नेपाल पशुपतिनाथ से लेकर के आंध्र प्रदेश तिरुपति तक। ये जब गलियारा, रेड गलियारा तैयार कर लेते हैं पूरा, ये 11 राज्यों में फैल करके 110 राज्यों में चला जाता है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इसमें हिस्सा होता है। 2004 में दोनों पार्टियां जो होती हैं CPI-LM और MCCI, ये दोनों एक होती हैं और आगे चलकर CPI-M में तब्दील हो जाती है। तो चीन के माओ से तुंग से प्रभावित पार्टी है। 2004 के बाद जो है गणपति इसका नेतृत्व करते हैं और पूरे आंदोलन को और फैलाने का काम करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया। 2004 के बाद 2006 में ही मनमोहन सिंह जी स्टेटमेंट देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि नक्सल हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमको इसको समझना पड़ेगा, और आज भी कहीं ना कहीं नक्सल किसी ना किसी रूप में हमारे सामने है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इनके, अगर कहीं आपके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, हिंसक घटनाएं, तो उनको नज़रअंदाज मत करिए, उनको समझने का प्रयास करिए। कहीं ये नक्सलवादी विचारधारा हमारे आसपास तो नहीं फैल रही है, उससे बचने का प्रयास करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेज आपको लोगों को मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।